सब्जेक्ट है वो कोई भी कोर्स करिए आप, चाहे डॉक्टरेट का कोर्स करिए, चाहे कुछ भी आप इंजीनियर बनिए, चाहे आर्ट्स ले लीजिए, चाहे आप वो क्या कहते हैं वो होम साइंस ले लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको सांख्यिकी अवश्य रूप से पढ़ाया जाएगा, मालूम है कि नहीं। सभी के कोर्स में चाहे वो बच्चा मैथ्स से भागे या कुछ भी भागे, ये सांख्यिकी अपन को पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी कोई और चार्ज नहीं। यानी सारे लोग हम सांख्यिकी पढ़ते हैं। तो ये इतना आवश्यक क्यों है, कोई मालूम है आपको? सांख्यिकी क्यों पढ़ाया जा रहा है सबको? सांख्यिकी होता क्या है? इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इंग्लिश पे। तो ये जरूरी क्यों है? नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा क्या? आप लोग बताइए कि इसको नहीं पढ़ते हैं तो काम नहीं बनेगा क्या? हम लोग तो बीपीएड में है ना कि बच्चों को खिलाना है, ग्राउंड बनाना है, एक्टिविटीज करनी है, वो सारे में तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। अब ये स्टैटिक्स को क्यों लाया गया? लास्ट साल है क्या आपका? हाँ, लास्ट साल में आपको ये स्टैटिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? हाँ, अरे ये सांख्यिकी का मतलब होता है एक हमारा पूरा भारत पे एक अलग से डिपार्ट भी है, सांख्यिकी डिपार्ट। सांख्यिकी विभाग का क्या कार्य कोई किसी को मालूम है? हाँ, किसका एनालिसिस करते हैं वो लोग? नहीं, किस चीज का एनालिसिस करेंगे वो लोग? हाँ, यानी हमारे पास आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, उस डाटा का एनालिसिस करते हैं कि इस साल का, जैसे अभी कल आपका हमारा बजट पेश हुआ छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का जो बजट पेश हुआ है वो बजट ये इस बुक के कारण ही, इस सांख्यिकी के कारण ही वो बजट पेश हो पाया है। वो बजट एक तरह से पूरा सांख्यिकी है। उसने एक अनुमान लगाया है कि भाई भारत के, हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या इतनी है, इसमें किसान इतने हैं, इसमें व्यापारी इतने हैं, इसमें ये इतने हैं, इनको ये जरूरत है, उनकी ये जरूरत है। ये सारा वो डाटा, वो पिछले कई सालों के डाटा को निकाले होंगे, एनालिसिस किए होंगे सारे साल के डाटाओं को, और उन सारे साल के डाटाओं से निकालने के बाद इस साल हमको क्या प्रेजेंट करना चाहिए, वो डाटा उसने इस सांख्यिकी विभाग, उसने सबसे पहले ना सांख्यिकी विभाग से संपर्क किया होगा कि भैया आप बताओ कि आने वाले सालों में हमने ऐसा ऐसा डाटा बनाया था, उसका इसका ऐसा ऐसा रिजल्ट आया, इफेक्ट इतना इतना पड़ा था, इतना हमने लॉस में गए। भाई हर साल वो लोग अपने एक अनुमान बनाते हैं। बजट क्या है आपको मालूम होगा? एक अनुमान है ना? क्या है आपका बजट? अनुमान। वो इतना हम खर्च करेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा भी खर्च हो जाएगा, उससे कम भी खर्च हो सकता है। तो वो बजट जो सारा चीज बनाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए जो डाटा निकला है, वो कहां से निकला है आपके लिए? सांख्यिकी। जैसे इस क्लास में अभी मैं एक्चुअल में आपका इसमें 4 चैप्टर दिया हुआ है, 4 इकाई है। चौथे इकाई पे मेन आपका प्रैक्टिकल का प्रश्न है, बाकी 3 इकाई आपकी पूरी तरह से थ्योरी है। तो ये थ्योरी आपको पढ़ने से जब समझ में आ जाएगी, जब प्रैक्टिकल आप बनाने लगेंगे ना तो थ्योरी आप लोग पढ़ लेंगे और समझ में आ जाएगी। आप लोग के पास कुछ गाइड वाइड भी चलता है क्या? अजय माला जैसे सब इसी से चलते हैं ना, तो ठीक है। वो 3-4 इकाई में जो है ना वो समस्या नहीं है। अगर आपको चौथी इकाई थोड़ी सी समझ आने लग जाएगी ना तो आगे के सारे सवाल आपके, आगे के जो थ्योरी है, लास्ट चौथा यूनिट ही इसमें प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में आपको बता दूंगा कि कैसा कैसा बनना है सवाल। बहुत सरल है। आप लोग ने अगर मैथ्स करके आए होंगे तो आपके लिए तो बिल्कुल सरल है, मैथ्स नहीं करके आए होंगे तो और ज्यादा सरल है, क्योंकि जो सीख के आता है ना उसको सिखाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और जो सीख के नहीं आया है उसको सिखाना बहुत आसान है। उसको जैसा मैं बताऊंगा वो ऐसा मान लेगा, वैसा सीख जाएगा ना। मगर वो जो पहले से सीख के आया होगा उसको सिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी। नहीं, वो तो मेरा वाला पहला वाला ऐसा बताया था, वो ऐसा हो रहा है, वो सर गलत बता रहे हैं, तो न वो इधर का रह जाता है, फिर वो उधर का रह जाता है। तो बहुत बढ़िया है, आप इसको आराम से स्कोरिंग कर सकते हैं, बहुत सरल है।
सब लोग औसत का नाम सुने होंगे, है ना। एवरेज हमने प्राइमरी से ही हम लोग कक्षाओं में एवरेज पढ़ा देते हैं। आपके 5वीं में आपके पाठ है, औसत करके पाठ है, वही एवरेज है। अभी अभी इस क्लास में अलग अलग उम्र के बच्चे हैं। अगर ये पूछा जाए कि इस क्लास में कितने साल के बच्चे हैं तो क्या बताओगे आप? कोई बताएगा 22 साल, कोई बताएगा 18 साल, कोई बताएगा 16 साल, कोई बताएगा 13 साल, कोई बताएगा 26 साल, तो कोई बताएगा 27 साल। मगर मेरे को एक एवरेज जानना है, और ये सब डाटा में कैसे डाटा में याद रख पाऊंगा क्या? कोई भी डाटा मैं याद तो नहीं रख पाऊंगा कि इसका 27 है, इसका 28 है। तो एक एवरेज निकाला जाता है, उसी एवरेज को अपन लोग को पढ़ना है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। और एवरेज निकालने का बढ़िया आसान सा, इसके बहुत सारे इसमें ना आप देखेंगे तो 3-4 मेथड बताया गया है। पहला मेथड अगर बोलता ना सरल मेथड से बनाओ, एवरेज निकालो, समांतर माध्य, उसके नाम है समांतर माध्य, मीन। इंग्लिश में इसको मीन बोलते हैं, है ना, माध्य बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग उसके नाम है, समांतर माध्य, माध्य, मीन, ऐसा 3 नाम है आपका। अभी आपको 3 चीज पढ़ना, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है। तो अगर आपको इसमें 3 विधि भी बताई गई है, एक आपका सरल विधि, एक लघु विधि और एक है पद विचलन विधि, है ना। तो आपको सिंपल सा अगर बोला जाए समांतर माध्य निकालिए तो आप सब लोग निकाल लेंगे। करना क्या, जितने दिए हुए हैं सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उससे भाग दे दो, औसत निकल आया, निकल जाएगा ना। कठिन है? बिल्कुल सरल सा है। आप लोग इसको ज्यादा कठिन से ना बनाए, बिल्कुल सरल सा है। तो अपन चलते हैं। आप सबके पास बुक है कि किससे पढ़ते हैं आप लोग? जैसे मेरे को तो ये बुक अवेलेबल कराया गया है, आप लोग के पास क्या है? चलिए, यानी इसको केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बोला जाता है। आपके यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आपके भी आंकड़े, आपके डिपार्टमेंट में शारीरिक शिक्षा में आप लोग हैं तो इस पे भी आप बहुत सारे आंकड़े निकालना है कि भाई ये खेल में इतने बच्चे थे, पिछले साल क्या रिकॉर्ड था, आगे आने साल में क्या रिकॉर्ड था, इसमें कितना क्या लगता है, इसमें कितना मटेरियल लगेगा। जैसे आपको एक ग्राउंड बनाना है, इतने बाई इतने का ग्राउंड बनाना है तो कितना चूना लगेगा, या ये कितनी दूरी रहेगी, ये सारा चीज के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा? आपके लिए समांतर माध्य यानी मीडियन, केंद्रीय माप निकालना पड़ता है, एक औसत। अब कहीं पर आपने खेल कराने गया, बोले 20 बोरा चूना ले आना, आपने बोल दिया 20 बोरा चूना ले आना, 20 बोरा चूना ले आया वो बेचारा, और वहां पर सिर्फ 5 बोरा चूना खत्म हुआ आपका, तो 15 जो बोरा चूना जो है वो वेस्टेज हुआ ना। तो आपको ये समांतर माध्य आपको बताएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बताएगा कि किसी चीज को कैसे एवरेज निकाला जाता है। उस एवरेज में करीब करीब वो डाटा ठीक बैठता है ना। कैसे एनालिसिस करते हैं, उम्र के हिसाब से सारा कुछ आपको आगे आपको पता चलेगा। केंद्रीय प्रवृत्ति माप में मुख्य रूप से आपको मीन, मोड और मीडियन, ये 3 चीजें पढ़नी है केंद्रीय प्रवृत्ति माप के। कोशिश करेंगे 2-4 दिनों में आपके ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कंप्लीट हो जाएगा। सहयोग करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। तो मैं क्या थ्योरी भी बताऊं कि सिर्फ डायरेक्ट प्रैक्टिकल की ओर चलूं? आप लोग बताएं। थ्योरी भी बताएं, ठीक है, प्रैक्टिकल करें। हाँ चलिए सांख्यिकी में क्या की चीज, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि क्या सांख्यिकी में आपका जरूरत क्या है, क्या उद्देश्य है, सांख्यिकी पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है। अगर आप देखना चाहेंगे तो बिल्कुल सरल है, संक्षिप्त विवरण, किसी चीज का संक्षिप्त जानना है, डिटेल में नहीं जानना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? सांख्यिकी ही का सहारा लेना पड़ेगा। तुलना करना है, दो पिछले साल और इस साल के डाटा से आपको तुलना करना है, तो तुलना करने के लिए देखना प्राय मेरा जो थिंकिंग है, मैं बिल्कुल कभी भी ना ये इसमें जो लिखा है उसको मैं कभी भी पेपर में नहीं लिखता। एक बार समझ लो और अपने मन से इसको लिखिए, और प्राय चीजों के पॉइंट जो होते हैं ना एक जैसा होता है ना।
आपको अगर उद्देश्य पूछे, लक्ष्य पूछे, गुण पूछे, लाभ पूछे, थ्योरी के लिए मैं बता रहा हूं, किसी का महत्व पूछे, उद्देश्य पूछे, कार्य पूछे, गुण पूछे, लाभ पूछे, सबका उत्तर क्या होता है? एक ही होता है। उसके बस के शब्दों को इधर उधर आपको करना रहता है, बाकी सारे उत्तर आपको एक ही जैसा ही मिलेगा, एक ही रहेगा। तो आप लोग ऐसा कोई प्रश्न आते हैं तो घबराने का नहीं, आप किसी एक को याद कर लीजिए और उसमें से सबको चिपका दीजिए, सब सही है। ठीक है, तो अगला लिखा है नीति निर्धारण करने के लिए। आपको नीति बनाना है, सरकार को कुछ निर्णय लेनी है ना, तो निर्णय किसके आधार पे लेगा? वो इसी डाटा के हिसाब से लेगा जो डाटा आपने बनाया हुआ है। अगर आपको सांख्यिकी विश्लेषण करना है, विश्लेषण मतलब समझते हैं ना, उसका चीर फाड़ है ना, एनालिसिस करना बोलते हैं इसको, विश्लेषण करना। विश्लेषण करने के लिए भी ये सांख्यिकी डिपार्ट ही मदद करता है। सभी के लिए एक मूल्य, सभी के लिए एक मूल्य मतलब अपन को जानना है कि भाई यहाँ भारत की औसत आय क्या है। कोई 50,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, तो कभी भी देखना भारत अपना बोलता है कि मेरे यहाँ औसत आय कितना है, 5,000 है या 3,000 है। मगर किसी के हर व्यक्ति का 5,000 3,000 है क्या? वो तो सभी को निकालता है, सबका आय को जोड़ता है और उसको भाग दे देता है भारत की जनसंख्या से, तो एक व्यक्ति की आय निकल जाती है कि एक व्यक्ति का आय 3,000 रुपया है। मगर हम तो यहाँ 3 लाख रुपए महीना भी कमाते, कई लोग कमाते कि नहीं कमाते। अब वो बोलेगा मेरा 3,000 इनकम थोड़ी है। तो वो एक मूल्य निकालने के लिए भी हमको ये इस औसत की जरूरत, इस सांख्यिकी की जरूरत अपन को पड़ता है। यहाँ पर अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। सांख्यिकी के औसत के प्रकार, ये आपको मेन जानना है। सांख्यिकी के औसत के प्रकार 2 प्रकार होते हैं। पहला आपको बताया गया है गणितीय औसत। कौन सा? गणितीय औसत। ठीक है, 2 ही प्रकार हैं औसत के। एक है आपका गणितीय, ठीक है, और दूसरा है स्थिति। स्थिति संबंधी है और एक गणितीय है। और गणितीय में आपका यहां पर 3 ठोक दिया हुआ है। एक है आपका समांतर माध्यम, इसी को बोला जाता है मीन। फिर है आपका गुणोत्तर माध्यम और एक है आपका हरात्मक माध्यम। थोड़ी मेरी राइटिंग जबरदस्त है, ठीक है। और यहां पर स्थिति संबंधित में भी आपको 3 प्रकार बताया गया है। एक है आपका माध्यिका, दूसरा है आपका विभाजन मूल्य, और दूसरा है बहुलक। ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियन, और इसको बोलते हैं मोड। तभी आपको हम बुक में आपके इसके कोर्स में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, बाकी सब नहीं दिए हुए हैं। तो अब हमारी चर्चा है सिर्फ समांतर माध्यम, माध्यिका और बहुलक। ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति माप निकालने के तरीके हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसमें से आप निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी ये सभी आप केंद्र यानी बीच का मान निकालना आपको। इस क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, औसत कितने बच्चे पढ़ते हैं, या इस स्कूल में कितने औसत बच्चे पढ़ते हैं, ये सब क्या है आपके लिए? केंद्रीय माप। तो केंद्रीय माप निकालने के लिए तीनों ही तरीके हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य एक तरह से जो आपने कक्षा 5वीं में पढ़ के आए हैं, औसत उसी का ही रूप है और कुछ भी नहीं है। समांतर माध्य मतलब औसत,
औसत का सीधा सा सूत्र है सभी आंकड़ों का योग बटे संख्या। ठीक है, अगर आपको मैं यहां पर 3-4 विधियां बताऊंगा अलग अलग समांतर माध्य निकालने के, सरल विधि, लघु विधि, पद विचलन विधि, मान लो आपको नहीं बन पाता है एग्जाम पे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप भूल गए लघु विधि बनाना, पद विचलन विधि बनाना, मगर पहला विधि सरल विधि आप नहीं भूलेंगे। आप सरल विधि से सवाल बना के आ जाना, नहीं से कुछ तो सही सही है, उसमें आपको कुछ ना कुछ नंबर अवश्य मिलेगा, क्योंकि उत्तर तो सेम ही आएगा चाहे हम किसी भी विधि से बनाएं, है ना। यहाँ वो पेपर में आता है कि आप इस सवाल को लघु विधि से बनाइए, इस सवाल को पद विचलन विधि से बनाइए। अब वो अनिवार्य है कि उसी विधि से बनाना है, मगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको पहला जो विधि है सरल विधि, वो आसानी से समझ में आएगी और वो आसानी से आपका बन जाएगा। तो वो जरूर टिप के आना भाई, है ना। तो ये पढ़ने का काम अपना सार्थक हो जाएगा, आराम से बनेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर बहुत सारी आपकी परिभाषाएं दी हुई हैं, आप याद रखिए। कभी भी थ्योरी जब लिखते हैं तो कुछ परिभाषाएं, अर्थ पूछता है किसी चीज का कि समांतर माध्य क्या है, तो समांतर माध्य क्या है आप लिखेंगे अपने हिसाब से कि सभी आंकड़ों का योग बटे अपना संख्या, ऐसा आप लिखेंगे। या किसी की संख्याओं का या कोई भी आंकड़ों का मध्यमान निकालना ही समांतर माध्य है, ऐसा आप लिखेंगे। उसके साथ साथ में ये परिभाषाएं भी आपको लिखनी चाहिए। किसी राइटर की परिभाषा होती है कि उस राइटर ने अपने हिसाब से बताता है कि ये होनी चाहिए, आप रट्टा मार लेंगे तो अच्छी बात है, और रट्टा में नहीं मार सकते। तो अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप अपने मन से लिख दीजिए, है ना, परिभाषा करके, है ना। वो किसी का भी नाम लिख दीजिए, एंडसन नाम लिख दीजिए, सब चलेगा, वो उसको कौन पहचानता है। ठीक है, यहाँ पर अपना वक्तव्य देने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरा ही नाम लिख देना, ठीक है, उसके अनुसार ऐसा करके लिख देना, या किसी के भी नाम से। मगर मस्त, अगर आपको लिखना है तो बकायदा थ्योरी पॉइंट में अच्छे से लिखने का एक तो सुंदर राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और बढ़िया आप उसको पॉइंट दे दे के लिखे तो आपको थ्योरी पे अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिकल का तो बिल्कुल सवाल को जिस फार्मूलाज बनाना उस फार्मूलाज बनाएंगे, उसका उत्तर सही आएगा तभी मिलेगा। थ्योरी लिखने में भी ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए, तो आप लोगों के पास पुस्तक है कि नहीं? फिर मैं ही बताते जा रहा हूँ। कोई पुस्तक का पेज खुलवाऊं तो खुलेगा क्या? नहीं। पेज नंबर 175 नहीं। अच्छा, इनके पास पुस्तक नहीं है? अच्छा अच्छा, आप लोग की बुक कैसी दिखाओ। में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, यानी अपन को मीन इसमें पढ़ना है। ये दोनों को बुक्स में नहीं दिया है तो नहीं पढ़ना है। मध्यिका भी सरल है, इसमें स्थिति के हिसाब से मध्यिका निकलता है, विभाजन मूल्य निकलता है, बहुलक। तो अपन को ये तीन ही चीज पढ़ना है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। कोशिश करते हैं कि 3 दिनों में तीनों चीज अपन लोग कवर कर लें। समांतर माध्य नाम सुन के आप लोग घबराइए मत। समांतर माध्य मतलब औसत। औसत से आप लोग भली भांति सारे लोग परिचित हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो परिचित नहीं है। और औसत का सिंपल सा सूत्र है, सभी को जोड़ दो और जितने को जोड़े हो उसका जो पद होगा, जितना पद, उस पद से उसको भाग दे दो। अब इसमें बुक में ऐसा सूत्र दे दिया है, इसको x बोलते हैं और बटे n। अब ये थोड़ा सा, ये अब गणितीय और सांख्यिकी सूत्र है, मगर इसका सिंपल सा नाम है सभी आंकड़ों का योग बटे
जितने भी पद हैं उस पद को भाग देना है। सिंपल सा सूत्र, ये सरल विधि है बिल्कुल। मान लो इस कक्षा में अगर हम उम्र की बात करें, कोई 18 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 30 साल का भी हो सकता है, कोई हो सकता है कि 21 साल का होगा, कोई 17 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा। ये हमारे पास आंकड़े हैं, आंकड़े। ये साइन जो है ना, ये इसका मतलब होता है योग। इसका मतलब क्या होता है? योग। और एक्स मतलब होता है ये आपका पद है ना, और एन मतलब होता है इसकी जिसकी संख्या 1 2 3 4 और ये 5। अगर हम सबको जोड़े तो कितना आएगा जी? कोई जोड़ पा रहा है? हाँ, ये 121 आया। सोलह पांच कितना होता है जी? हाँ, 121। चलिए थोड़ा सा सरल करने के लिए ना इसको ये कर लेता हूं या 4 कर देता हूं। ये कितना हो गया आ जाएगी जी? 120। तो कुछ नहीं है, ऐसे टोटल लगाने हैं और टोटल में 120 लिखना है। कितने पद है? 5। 5 से भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 है क्या? हाँ, 6 से भाग दे दीजिए। कितना आ गया आपके लिए इसका? 20। यानी इसका समांतर माध्य कितना है? 20 20। तो बिल्कुल सरल है कि नहीं है ना? अब इसी को क्या करते जाते हैं लोग, थोड़ा सा आगे के विधियों में बदलते जाते हैं। जैसे अभी यहां पर मैं मान लो एक और सवाल लेता हूं। मान लो 18 उम्र के 2 बच्चे, 20 के आपके यहाँ पर 4 बच्चे, 21 के 3 बच्चे, 17 के 1 बच्चे, 14 साल के आपके लिए 5 बच्चे। ऐसा आ गया। तो आप कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे क्या? इसको जोड़ेंगे क्या? अब ये क्या हो जाएगा आपके लिए? ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। f मतलब होती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, f मतलब क्या हो जाएगी आपकी? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं ना। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को? अब इस पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा जी? फॉर्मूला जो था x बार का वो क्या हो जाएगा आपके लिए? ये इंटू एफ एक्स बटे क्या हो जाएगा? n नहीं होगा जी, f होगा। क्या होगा? f। यानी अब इसी चीज को, ये पहले x बस दिया हुआ था, x दिया हुआ था तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहां पर x और f दोनों दे दिया है ना? x और f दोनों दे दिया है। तो आप क्या करेंगे अपन लोग को? यहां पर क्या लिखा हुआ है? f और x को प्लस नहीं किया है। क्या किया है? f और x मतलब क्या होगा? हाँ, गुना होगा। क्या होगा? गुना होगा। जोड़ेंगे नहीं, क्या होगा? गुना होगा। तो इसको कर दीजिए आप fx। 18 दूनी 36, 20 चौक 80 और 21 दिया 63, 17 एकम 17, 14 पंचे 70। अब लगा लो भैया इसका योग और इसका योग। इसका कितना है? इसका 266 और इसका 15 है ना। बस अब इसी सूत्र में आप इसको बैठा दीजिए। अब 15 से इसको भाग दे दीजिए तो आपका ये आ गया समांतर माध्यम। निकालिए, भाग देखिए।
यानी 17.33 कुछ आया है ना। भाग देने आता है कि नहीं आप लोग को? और नहीं आता हो तो मैं भाग देने के, गुणा करने के, जोड़ने के एकदम सरल सरल तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं प्राइमरी का टीचर हूं, है ना। तो जिनको पहाड़ा भी नहीं आता होगा ना, उनसे मैं भाग दिलवा सकता हूं आसानी से, है ना। अगर किसी को नहीं आता हो तो मेरे से पूछ लेना। आसानी से आपको पहाड़ा आता हो ना आता हो, बिना पहाड़ा के मैं आपको भाग दिलवा दूंगा कोई भी संख्या का। चलिए, तो ये हो गया आपका एक, ये हो गया हमारा पहला मेथड। सवाल के जो तरीके होंगे वो तरीके मैं पहले बता रहा हूं, फिर उसके लघु विधि, पद विचलन विधि अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों विधि समझ में आई आपको? सिंपल से, अगर ये सिंपल से ऐसा सवाल है, आपको पद विचलन, लघु विधि नहीं मालूम, तो ये सरल विधि, क्या इससे सवाल बनेगा? बनेगा, उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? और सामने वाले को उत्तर से मतलब है, और सामने वाला ना पेपर जब चेक करता है तो एक ये लेके चेक करता है, क्या फेल करना उद्देश्य लेके कभी पेपर चेक नहीं करता। हम लोग टीचर हैं और हम लोग बोर्ड के एग्जाम के, सारे एग्जाम के पेपर चेक करते हैं, तो हमारा कहीं भी उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे को फेल करना। हमारा उद्देश्य होता है बच्चों को कैसे भी करके पास करना, फेल करने का उद्देश्य ही नहीं होता। और आपने अगर सब 10 नंबर 15 नंबर के प्रश्न है उसको पहले बना दीजिए, और उसमें कोई गलती होगा ना तो क्या होता है, मेंटलिटी हम लोग का क्या हो रहेगा, ये बच्चा कठिन सवाल को पहले बना दिया है और वो गलत भी है, चलो यार 2-4 नंबर दे दो। और जो एक एक नंबर है वो सवाल को लास्ट में बनाओ। स्कोरिंग को आप कैसे ऐसे आप कर सकते हैं। आपके जो कठिन जो सवाल है, ज्यादा नंबर के सवाल है, वो जो कठिन वाला एक ही नंबर आता है, एक ही सवाल आता है, सबका नंबर एक ही रहता है। अच्छा, 4 सवाल आएंगे, चारों के अच्छा ऐसा हो, इसको ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन नहीं रहते तो बढ़िया फिर ठीक है। यानी 4 यूनिट 4 प्रश्न आएंगे, खत्म। चलो 4 दूनी 8 क्वेश्चन, तो आपका एक क्वेश्चन और पेपर कितने नंबर के आएंगे? 70 नंबर। एक एक यूनिट कितने नंबर के रहेंगे? 17.5 नंबर ना, तो 15 नंबर कम से कम आ जाएगा ना। 15 नंबर तो आप लोग ला ही लेंगे, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आ जाएगा। चलिए, अब इसी पद को देखिए, ये x था, अब इस x के साथ में ये ऐसा आ गया। अब इसी को थोड़ा सा पद विचलन विधि बोलते हैं, पद में बना देते, जैसे 18 से 20 वाले, 18 से 20 वाले ये x है और ये f। 18 से 20 साल के बच्चे 5, 21 से लेके 25 वाले 2 है ना, मान लो 25 ले लेता हूं, और ये 30, और ये 31 से 35, ठीक है, और ये 36 से 40। इतने साल के बच्चे ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इस क्लासरूम में बच्चे नहीं हो सकते। यानी आपको जो ये पद है ना, ये पद, ये कुछ 3 तरीके से आपको देखने मिल सकता है। एक पहला तरीका ये है ना, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये हो सकता है, ऐसे दी रहेगा। चलिए, अब इसमें क्या करेंगे, ये मान लो यहाँ पर 6 बच्चे हैं, यहाँ पर 2 बच्चे हैं और यहाँ पर 4 बच्चे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे जी, कौन बताएगा? कभी के पहले पुस्तक साल भर तो हो गया है, अब एग्जाम आप लोग के होने हैं, तो अच्छा सर बहुत बढ़िया, हाथ उठाइए सर। हाँ हाँ, यानी अभी देखिए ये वाले तरीके में क्या है, आपका f तो क्लियर है मगर ये x नहीं है। ये क्या नहीं है? x नहीं। अब इसमें किसमें गुना करूं, 18 में गुना करूं कि 25 में गुना करूं? यहां वाले में क्या था, 18 साफ साफ दिया हुआ था, 18 को 2 से गुना कर दिए, मगर यहां पर 18 भी है और 25 भी है। अब दोनों में से किससे गुना करें? एक समस्या आएगी ना कि 18 से करूं कि 25 से करूं।
तो क्या करना पड़ेगा, इसका x अभी छुपा हुआ है, तो क्या निकालना पड़ेगा अपन को, x निकालना है। तो x कैसे निकाल सकते हैं, 18 और 25 को जोड़ दीजिए, ये 25 18 की जगह पर 20 रखते हैं, 18 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा 45। 45 को क्या करो, 5 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 पद है ना, इसलिए किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 45 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 22.5। हाँ, और दूसरा वाला 26 से 30 घटाएंगे कितना आएगा, इसको ना वैसे करते 25 और ये 30 और ये 35। हाँ, 35 से 30 कितना हो जाएगा अंतर, 55 हो गया है ना, 55 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, हाँ। अच्छा चलिए अब इसको भी देखिए, अब इसको बार बार भाग देने की जरूरत भी नहीं है, इनको मालूम है कि इनका बीच का अंतर कितना है, 5। पहला वाला निकाल लेना, 5 5 जोड़ते जाइए, कितना जोड़ते जाएंगे, 5। इसको भी जोड़िए तो कितना होगा, 30 और 35 कितना हो जाएगा, 65। 65 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 32 होगा भाई, 32.5। और ये 35 और 40 में, हाँ, इसमें 5 और जोड़ देंगे तो 37.5। अब अपने पास f और x निकला हुआ है, f और x को गुणा कर दीजिए और उसको इसी सूत्र में बैठा दीजिए। आपके सरल विधि से तीनों समांतर माध्य बन गए कि नहीं बन गए, याद रहेगा हमेशा कि नहीं रहेगा, याद रहेगा ना। अने आप कुछ नहीं बना पाए तो ये सरल विधि तो बना पाएंगे, बना लेंगे ना। सरल विधि अगर आपको समांतर माध्य निकालने बोला गया है, आपके विधियां 3 विधियां है, लघु विधि है और पद विचलन विधि है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, मैंने तीनों तरीके के खंडित, इसको खंडित अखंडित ऐसा बोला जाता है ना। आप इसकी भाषाओं में जाएंगे तो इसको खंडित पद, अखंडित पद, ऐसा इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट 3 पढ़ेंगे तो ये पदों को समझाया गया कि इसको खंडित बोलते हैं, इसको अखंडित बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा खंडित किसको बोलते हैं, अखंडित किसको बोलते हैं, क्लियर हो जाएगा। सवाल आप लोग देख लीजिए। तो ये तीनों तरीके आप लोग को समझ आ चुके हैं। सरल विधि है, ये कौन सी विधि है, सरल विधि। तो आप अगर आपके पास बुक होगा तो उस बुक में पेज नंबर 175 के जो सवाल है वो आसानी से आप लोग से बन जाएंगे, है ना। पेज नंबर 175 में यहाँ पर 10 विद्यार्थियों के जेब खर्च के निम्नलिखित विधि प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करिए। प्रत्यक्ष विधि द्वारा मतलब यही सरल विधि, सरल विधि से सबको जोड़ा गया है और जोड़ के आपको उसको 10 से भाग दे दिया गया है तो 34 निकला है। फिर उत्तर भी लिखना चाहिए आप लोग को। कई लोग क्या करते हैं, नीचे में उत्तर नहीं लिखते, उत्तर करके लिखा करें कि इसका समांतर माध्य कितना आया, 34 रुपया आया, ऐसा करके, है ना। इबारती प्रश्नों में कई लोग इबारती प्रश्न हल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, मगर एक उत्तर नहीं लिखते। नीचे उत्तर नहीं लिखने का भी 1 नंबर हम लोग काट देते हैं, 1 नंबर आधा नंबर काट दिया जाता है। आपको यानी कि क्लियर नहीं है, वो सवाल तो बना लिए मगर उत्तर क्या पूछा गया था आपने उत्तर ही नहीं मालूम है, तो इसके भी नंबर करते हैं। अगर अच्छे नंबर आपको चाहिए तो नीचे आप वहां पर लिखिए कि इस 10 विद्यार्थियों के औसत जेब खर्च 34 रुपया है। आपने यहां पर तक ला के छोड़ेंगे तो भी सवाल सही है, मगर पूरा नंबर देने की बात आ रही है कि मान लो ये 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर देने की बात आ रही है तो 10 नंबर नहीं देंगे हम। कितना देंगे आपको, 7 8 या 9 नंबर देंगे, 1 नंबर वहां पर छुपा लेंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि बताई गई है लघु विधि, ठीक है। अब लघु विधि बनाना है
यानी यहाँ पर लघु विधि बनाने का एक क्या करना पड़ता है, एक कल्पित माध्य मानना पड़ता है। क्या क्या हो सकता है, यानी जैसे ये सवाल है, इस सवाल का उत्तर कितना आया था जी हमारा 20, कितना आया था उत्तर हमारा 20 आया था ना। अब इसमें से अपन को आंखों से देखने से क्या लगता है कि कितना उत्तर आएगा। मान लो ये तो अपन कैलकुलेशन बैठा दिए हैं, ये सब कर दिए हैं, तो आपका उत्तर आपको 20 पता है। अब इस सवाल को आप देखेंगे, मान लो ये टोटल भी नहीं लगा है यहाँ पर। अब ये सवाल को देखना है, ये x के पद लिखे हुए हैं। अब इसमें से आपका इस क्लास के हमने उम्र लिखा हुआ है 18, 20, 30, 21, 17, 14। आपके क्लास में मैं जैसे आया हूँ, इस क्लास में कितने साल के बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या बताएंगे आप? अभी तो हम कोई कैलकुलेशन किए नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं कितने साल के बच्चे पढ़ते होंगे? एक कल्पित माध्य निकालना है। क्या निकालना है? कल्पित माध्य निकलेंगे। कल्पित माध्य कैसे निकालेंगे? वो अपने अनुमान से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे अपन तो टोटल कर रहे थे 120 आ रहा है, तो ये करीब करीब 20 के बराबर में होगा। किसके बराबर में होगा? 20 के बराबर में या 21 के बराबर में होगा, है ना? क्योंकि इसके टोटल के हिसाब से अगर देखा जाए, इस क्लास में 20 साल 21 साल के ही बच्चे लोग प्रायः पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे हैं ना 20-21 साल के ही, क्योंकि उससे ज्यादा के भी पढ़ रहे हैं, ज्यादा भी पढ़ रहे हैं ना, अच्छी बात है। चलिए चलिए, तो यहां पर अपन लोग एक कल्पित माध्य निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डी। क्या निकाल लेंगे? डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा आपके लिए? डी निकालने के लिए अपन किसी भी चीज को मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 21 है, तो 18 में 21 घटाओ, कितना निकलेगा? 18 में 21 घटाएंगे तो 3, प्लस निकलेगा कि माइनस? -3, -1, प्लस कितना निकलेगा? 9, और इसमें कितना निकलेगा? 0। इसमें कितना निकलेगा? +4 निकलेगा, प्लस निकलेगा कि माइनस निकलेगा? 21 में नहीं घटाना है, 17 में 21 घटाना है। कितना निकलेगा? माइनस कितना? 4, और इसमें कितना निकलेगा? माइनस। अब इस सबको जोड़ लीजिए। कितना निकला है? -6 ना। कितना निकला है? -6 निकल गया है। चलो अच्छी बात है। अपन को इसको करने से पहले अगर कल्पित माध्य अगर हम बना रहे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इन सबको जोड़ लिए ना, 3 1 4 हो गया, 4 4 तो ये समाप्त हो गए, और 7 में 9 में आपका 7 जाएगा, तो यहाँ 6 कहाँ से आएगा? तो टोटल देखिए, अच्छा ये 4 4 8 हो गए ना, 8 और 7 कितना हो जाएगा आपके लिए? 15। 15 में 9 जाएगा तो 6। हाँ ठीक है। फिर आप चलिए, इसका अपन को क्या करना है? फिर समांतर, इसका सूत्र होता है L। चलिए, इसका निकला है आपका 6 निकला है। क्या निकला है? 6। ये जो होता है ना, जिसको अपने कल्पित माध्य माना है, वो क्या होता है आपके लिए? A। क्या होता है? A। तो ये कितना था आपका? 21। और पद कितने हैं अपने? 1 2 3 4 5 6।
तो अब इसको करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा इसके लिए, -1 -1 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपका 20। हमने प्रत्यक्ष विधि से बनाया था तो उत्तर कितना आया था 20। अब हमने लघु विधि से बनाया तो उत्तर कितना है आपके लिए 20। तो अगर आपको समांतर माध्य पूछा गया है, नहीं बन पा रहा है आपसे सवाल, नहीं याद आ पा रहा है कि लघु विधि में ऐसा ऐसा करना था, तो आप कौन सी विधि बना लें, नहीं से सही अच्छा है, आप प्रत्यक्ष विधि से आप बना सकते हैं। इसमें कोई समस्या आपको, सरल है ना। आज से पहले आपको थोड़ा कठिन लग रहा था क्या, कि पहले से मालूम था, आप लोग कर लेते तैयारी, पहले से पढ़ लिए थे क्या आप लोग, नहीं तो पहली बार पढ़ रहे हैं। चलिए पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोलता हूं, आ रहा है ना, मेरी बातें क्लियर है। हाँ चलिए, तो आपका इस विधि का नाम है लघु विधि। कौन सी विधि है, लघु विधि। अब इसी में मान लो, इसी में मान लो आपका क्या दे दिया हो, f दे दिया हो, क्या दे दिया हो, मैं तीनों विधि को एक साथ बता दे रहा हूं, 3 तरीके हैं आपके पद के। हाँ बोलिए सर। अब इसको इंग्लिश में शॉर्ट बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ये इसमें लिखा शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड लिखा हुआ है, शॉर्टकट है बिल्कुल ये, ठीक है, मगर शॉर्टकट की जगह तो लॉन्ग कट है ये, है ना। चलिए अब इसी पद में अगर हम f आवृत्ति आपकी जुड़ जाती है, फ्रीक्वेंसी अगर आपका जुड़ जाता है, तो ये लघु विधि का सवाल कैसे बनेगा। एक ठुक सूत्र याद करना है आपको। सूत्र क्या है आपके लिए, ED, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, f जुड़ जाएगा, है ना। या मान लो f में मान लो ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। चले गुना करते हैं तो क्या निकालना पड़ेगा, FD निकालना पड़ेगा। FD कितना निकलेगा, 4 तिया 12 -12, 3 एकम 3, 9 दूनी 18, और 1 को 0 से गुना करेंगे तो 1, 0 को 1 से गुना करने पे 1 आता है। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आता है, 1। तो 1 को 0 से, जब मैंने 2 को 9 से गुना किया तो 18 आया, तो 0 को 1 से गुना करूंगा तो 1 आएगा ना जी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 0 से नहीं, आप लोग कहीं कंफ्यूजन है यार, मैं प्राइमरी स्कूल पढ़ाता हूँ। हाँ कितनी भी संख्या 0 ही आता है ना, कभी भी 1 नहीं आएगा, है ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, बस 1 लिख देते हैं। यहाँ कितना आएगा 0। 5 को 4 से गुना करेंगे कितना जाएगा 20, -20, और -7 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 42। चलो भाई अब जोड़ लो, कितना आ गया -59। चलिए अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपके लिए, इसमें हमने कल्पित माध्य क्या लिया हुआ था 21, इन दोनों का जोड़े कितना है आप 59। 59 को कितने पद हैं आपने 6 से भाग दे दीजिए जी। और ये माइनस है ना, तो ये -9.833 आ रहा है ऐसा, है ना। कम से कम 2 दशमलव तक लिखा करें। 21 में इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपके लिए
11.17। ठीक है, ये है आपका पदविच लघु विधि से आवृत्ति दिया हो तब कैसे सवाल बनेगा ये। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अब इसी को अपन लोग पद विचलन में देख लें। अब पद विचलन में बताने की भी जरूरत है क्या? आप काम बढ़ते जा रहा, बस काम वैसा ही है।